हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और आज हम जो आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो जो हमारा पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज लेक्चर चल रहे हैं ठीक है, उसी का अगला लेक्चर लेके आए हैं। तो देखो, आज हम जो बात करने जा रहे हैं पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज में, वो है हमारे जो संविधान के भागों की बात करें तो ये भाग वाले चैप्टर से भी हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। और इसमें कुछ मेन मेन जो भाग हैं उनको आपको अच्छे से देखना है और याद करना है। अब इसे शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो हमारे ऑफलाइन बैच की रहेगी। तो देखिए, मॉर्निंग बैचों की 7 से 10 बजे तक आपका आरओ, एआरओ या पीसीएस ये बैच आरंभ है अभी 7 से 10 बजे। और फिर 9 से मॉर्निंग में 9 से 12 बजे तक ये हमारा पुलिस कांस्टेबल का बैच आरंभ है। इवनिंग के बैच की बात करते हैं, इवनिंग के बैच की बात करें तो ये 3 से 6 बजे तक ये भी पुलिस का बैच आरंभ। ये ऑफलाइन बैचों की हम बात कर रहे हैं, ठीक। जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन बैचों में वो आए और देखें, ठीक। अब हम बात करेंगे अपने भागों की। भाग क्या, इसके बारे में देखो। हम बात करेंगे भाग। भाग देखो, मूल संविधान में जो भागों की संख्या है वो 22 है, लेकिन कुछ क्लॉज जोड़ देने के कारण अभी प्रेजेंट में इनकी संख्या, क्लॉज का मतलब है का, खा, घा, इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में क्लॉज जोड़ने के कारण 26। लेकिन मूल जो हमारे भाग हैं वो 22 ही है। देखो, भाग क्या है? भाग इस संविधान का भाग की अगर हम बात करें तो ये किसी अध्याय का बड़ा रूप है भाग, ठीक है। अध्याय के अंदर पाठ होंगे, मतलब भाग के अंदर हमारे अध्याय आते हैं और अध्यायों के अंदर हमारे पाठ आते हैं, और पाठों के अंदर हमारे अनुच्छेद आते हैं, ठीक। और अनुच्छेद फिर पैरा। तो संविधान के ये भागों की अगर बात करें तो वो 22 हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना। देखो, एक एक भाग को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और भाग से क्वेश्चन जो बनता है बहुत ही अच्छा बनता है। मैं मेन जो भाग हैं उनको आपको बताता चलूंगा कि कौन सा भाग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। एक से शुरू करते हुए थोड़ा हम पहले इनका सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद हम आपसे आगे। अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स आपको जैसे मैंने नोट डाउन किए हैं वैसे बनाना है और उसी को रिवीजन करना है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा। भाग
एक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, देखो भाग एक में हमारे भारत संघ और इसके राज्यों का विवरण है। मतलब जो हमारा भारत एक यूनियन है, उस भारत संघ का विवरण और उसके राज्यों का विवरण है। अब ये इसके जो अनुच्छेद चलते हैं वो कहां से कहां, कितने अनुच्छेदों में भाग एक बांटते हैं, तो ये 1 से लेकर 4 तक। अभी हम केवल आपको भाग पढ़ाने जा रहे हैं, न कि इसके अंदर का मैटर। अंदर का मैटर वो वहीं से वास्तव में हमारा शुरू होगा, अनुच्छेदों का खेल। ठीक है, अनुच्छेदों का खेल जब हम इनको पढ़ाएंगे, अभी तो हम भागों का एक सिनेरियो बता रहे हैं, जब भागों को एक एक भाग करके पढ़ाएंगे तब आपको वास्तव में पता पड़ेगा कि ये भाग है क्या। ठीक, तो ये हमारा है भाग एक। अब हम, हाँ, और अनुच्छेदों की बात करें तो ये आपको केवल 4 भागों के अनुच्छेदों को याद रखना है और बाद बाकी के इंपोर्टेंट हैं उनको बताएंगे, सारे भागों के अनुच्छेदों को नहीं याद रखना है। तो भाग दो है, वो अनुच्छेद है इसके 5 से 11 और इसमें क्या है, नागरिकता की बात की गई है। जो हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। ये हमने कहां से ली थी, ब्रिटेन से। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें ये बताया है कि एकल नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक, अब ये नागरिकता क्या होती है ये यहां पे थोड़ा समझना, फिर तो इसका पूरा टॉपिक पढ़ाना ही है हमें। ये नागरिकता क्या है इसको समझो। नागरिकता का मतलब होता है चाहे किसी भी देश के नागरिकों को उस देश की सारी जो उस देश द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वो सुविधाएं अगर उस व्यक्ति को मिल जाती हैं तो वह उसकी नागरिकता है। जैसे मान के चलो यूपी में कोई वैकेंसी निकल रही है, मानो पुलिस की वैकेंसी अभी बहुत चर्चा में है, पुलिस की वैकेंसी निकल रही है और यूपी में ताज देखने ब्रिटेन के कुछ लोग आए, ब्रिटेन के कुछ लोग आए हैं, यूपी में देखा उन्होंने पुलिस की वैकेंसी चल रही है, तो वो भी अगर सोचे कि हम यहाँ नौकरी, मतलब जो वैकेंसी निकली है पुलिस की उसमें हम अपना फॉर्म अप्लाई करें, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इस देश के नागरिक नहीं, और ये इस देश के नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त हैं कि वो यूपी के पुलिस में फॉर्म डाल सकते हैं। या केंद्र की कोई वैकेंसी चल रही है, केंद्र की कोई वैकेंसी चल रही है, विदेश का कोई व्यक्ति घूमने आया है, ठीक है, जो भारत का नागरिक नहीं है, तो वो इस केंद्र की नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता अपना फॉर्म। अदर जो नागरिक है यहाँ के वो कर सकते हैं। वैसे ही राजनीति की अगर हम बात करें, मानो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो केवल यहाँ का नागरिक, केवल यहाँ का नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है, कोई विदेशी नहीं। ठीक, हाँ, वो विदेशी नागरिकता जो अर्जन कर लेगा तो वो विदेशी भी लड़ लेगा, लेकिन इसके लिए ये आगे हम पूरा नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो यहाँ बस इतना है, नागरिकता से तात्पर्य है कि किसी भी देश के व्यक्तियों को या नागरिकों को वहां की जो आम सुविधाएं हैं अगर वो प्राप्त हो जाती हैं उसे ही हम नागरिकता कहते हैं। ठीक है, अदर व्यक्तियों को वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक, इसे हम नागरिकता कहते हैं। भाग 2 हमने देख लिया, नागरिकता का प्रावधान करता है। भाग 3 की बात करें, भाग
3। भाग 3 का जो विवरण है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक। और इसमें क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये क्या है मौलिक अधिकार? देखो, मौलिक अधिकार ये संविधान द्वारा नागरिकों को उनके जीवन जीने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, जैसे व्यक्ति अपने इच्छा से जैसे चाहे वैसे जीवन जी सकता है। अब ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक चलेंगे। मान के चलें कि इन अनुच्छेदों में दिया है, मान के चलिए 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब है कि हमें अपना जीवन अपने हिसाब से, मतलब स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। आप जॉब से आ रहे हैं, आपने देखा कि रास्ते में बहुत सारा कचरा है, प्रदूषण फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत जा रही है। और आपको हमारे संविधान ने ये मौलिक अधिकार देकर ये सुनिश्चित कर दिया है कि आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि रोजाना आ रहे हैं तो आपको सांस लेने में रोड पर दिक्कत जा रही है। वो क्यों जा रही है? वो कचरा या कूड़ा प्रदूषण फैला हुआ है। तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं न्यायालय में। ठीक, न्यायालय में कर सकते हैं, या जो वहां की संस्था है उसके लिए कर सकते हैं कि भाई देखो ये कचरा पड़ा है, इस कचरे से मुझे दिक्कत जाती है और ये मेरे मौलिक अधिकार है कि मैं स्वच्छ वातावरण में जीना चाहता हूँ, स्वच्छ वातावरण में। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में भी जा सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार। अब इन एक एक मौलिक अधिकार को हम बहुत अच्छे समझेंगे आने वाले समय में। अभी हम बस केवल सिनेरियो बताते हुए चल रहे हैं, इसका केवल सिनेरियो बताते हुए। अब भाग 4 की अगर हम बात करें तो ये 36 से 51 तक रहता है। अनुच्छेद इसके कितने रहते हैं? 36 से 51। ये हैं वो नागरिकों के कल्याण के लिए, किसके? नागरिकों के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखो, इनके खिलाफ अगर इनका आपका कोई हनन कर रहा है तो इनके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये सरकार द्वारा राज्यों के कल्याण के लिए, राज्यों को कल्याण के लिए, विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए, ठीक है, दिए गए संविधान। ये राज्यों के विकास की बात करते हैं और ये नागरिकों के विकास की बात करते हैं। अब देखिए, अगर मान के चलें इसमें क्या है, ये ऐसे प्रावधान हैं कि आप इन पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इनके तहत आप सरकार पर जबरदस्ती कर सकते हैं। आप कूड़ा हटवाने की आप में ताकत है, लेकिन इन नीति निदेशक तत्वों के तहत वो सरकार जब चाहेगी तब आपका कल्याण करेगी, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए वैकेंसी है, पुलिस की वैकेंसी है, टाइम खींचता चला जा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, लेट होती चली आ रही वैकेंसी। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर या यूट्यूब चैनल, कोई कहता है कि अभी आ रही, अब आ रही, अब, और आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकते यूपी सरकार से कि पुलिस की वैकेंसी आप निकालिए ही निकालिए। उनका मन होगा
तब वो निकालेंगे, आप इससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन इन अनुच्छेदों के तहत आप अपने जीवन के लिए जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन इनके तहत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये राज्यों के कल्याण के लिए दिए गए हमारे भाग 4 में क्या हैं? तत्व हैं। इनको आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो आगे का। अभी बस हम भागों के बारे में बता रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं भागों के बारे में। अगला भाग है हमारा 4 का, और ये अनुच्छेद 51 का में रहता है। ठीक है, 51 का में रहता है। इसके तहत क्या है? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का इसमें हमें क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, ठीक है। वो देखो पहले दिए गए मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व। अब सरकार, संविधान ये कहता है कि कुछ नागरिकों के भी तो कर्तव्य हैं। सारे कर्तव्य क्या सरकारों के ही? नहीं, कुछ नागरिकों को भी तो कर्तव्य हैं जो अपने देश को आगे ले जाएं। ठीक, तो ये इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। उन मूल कर्तव्यों की जो आरंभ, अब ये कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976, तब इनको संविधान में शामिल किया गया। और इनकी संख्या थी तब कितनी थी? 10 थी। तो वो बाद में 11वां जोड़ा गया है। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो इनको हम देखेंगे मूल कर्तव्य क्या है, कि हमारे सरकार द्वारा हमें भी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके माता पिता ने आपको भेजा है पढ़ने के लिए। भाई उन्होंने क्यों भेजा? क्योंकि ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को एक ऐसे माहौल या जिंदगी में भेजना चाहते हैं जहां आसानी रहे। तो उसी तरह से बच्चे का भी ये कर्तव्य है कि भाई वो पढ़ाई करके अच्छे से अपने माँ बाप को रिजल्ट दे, और जिस चीज के लिए उसके माँ बाप ने भेजा है उस चीज में वो सफल हो जाए। ऐसे ही भारत सरकार के कुछ अपने कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों के लिए। जैसे मान के चलो, मैं एक बता दूं, पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण, आप लोग देखा होगा कि कोई चीज लिया आपने, कोई भी चीज मान के चलिए आपने खाने वाली चीज कोई ली और उसका पैकेट फाड़कर रेफर वहीं डाल दिया, रेफर वहीं डाल दिया। तो देखो इससे क्या हुआ? कूड़ा फैला, गंदगी फैली या नहीं फैली? गंदगी फैली। तो ये आपका कर्तव्य नहीं था कि ये कूड़ा यहां डालें। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता था कि हाँ, हमने अब इस चीज को यूज किया है और इस चीज को हम अपने बैग में रख लें, और ये आने वाले कहीं डस्टबिन पड़ रहा है या जहां कचरा पड़ा है वहां डालना। तो ये साफ सफाई रखना, ये आपका एक कर्तव्य है। जैसे सरकारी इमारतों का रख रखाव, ये भी क्या है? आपका एक मूल कर्तव्य है। आप जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे मान के चलो, ऐसा नहीं कि आप ताजमहल देखने गए, ताजमहल गए हैं देखने और वहां की टाइल उखाड़ लाए, ये नहीं। ठीक है, ये नहीं। आपको वहां मान के चलो कोई दूसरा व्यक्ति है गंदगी फैला रहा है, तो उससे मना करना, ये आपका कर्तव्य है, मना करना कि भाई गंदगी क्यों फैला रहे। ऐसा नहीं है कि दूसरा गंदगी फैला रहा है आप भी लगे, ये आपका कर्तव्य नहीं। कर्तव्य क्या है? आप उससे मना करें, आप उससे मना करें, ये कर्तव्य। तो इनकी संख्या है, उनको हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले समय में। देखो अब हम बात करें आपसे, ये 4 अनुच्छेदों के, सॉरी भागों के आपको अनुच्छेद जानने थे, वो हमने जान लिए।
भाग 1, 2, 3, 4 और 4 का। यहां तक अनुच्छेद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या आपको याद रखनी है, वो यहीं तक रखनी है। जैसे इसमें 1 से 4 तक था, 2 में 5 से 11 और 3 में 12 से 35 और 4 में 36 से 51 और इसमें 51 का, 4 का में 51। इसमें क्या था हमारा भाग 1 में संघ, मतलब भारत संघ के बारे में। इसमें क्या है, नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। इसमें मूल अधिकार, अधिकार। इसमें है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और इसमें आपके मूल कर्तव्य। इनको आपको इनके अनुच्छेद सहित याद करना है, इन भागों को, ठीक, अनुच्छेद सहित याद करना है इनको आपको बहुत अच्छे से। अब बाद बाकी हर भाग का अनुच्छेद याद नहीं रखना है, कुछ मेन होंगे, उन्हीं के अनुच्छेदों को याद रखना है, वो मैं बताता रहूंगा। अभी केवल सिनेरियो हम बता रहे हैं आपको, ये हमने 4 तक पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5 अनुच्छेदों को अब नहीं देखना है, हमें देखना है केवल इसमें है क्या। संघ का विवरण, संघ का विवरण, भारत संघ मतलब विवरण, संघ, संघ है क्या, संघ है, इसमें कौन कौन शामिल है। संघ, संघ किसे कहें, जहां राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका, कार्यपालिका, इनका विवरण एक साथ हो, समझ लो वो संघ। राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका। अब ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, केवल और केवल मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं ये क्या है। इन सबको मैं आगे बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक एक चीज को समझा के बताऊंगा। अभी बस आप जो भागों में वर्णित है उस चीज को देखते रहिए, बस उस चीज को देखते रहिए। अब भाग 6 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें राज्य, उसमें संघ हो गए, इसमें क्या है, राज्य। अब राज्य क्या है भाई, राज्य क्या है, यहां पे भी कार्यपालिका होगी, बताएंगे कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका होगी, सीएम होंगे, राज्यपाल होंगे और एक्सी मतलब हाई कोर्ट होगी, न्यायपालिका, इसे भी कहेंगे हम न्यायपालिका, न्यायपालिका होगी। इसको हम क्या कहेंगे, राज्य, जहां कार्यपालिका, सीएम, इसे विधानमंडल भी नाम दे सकते हैं, वहां संसद दिया था, जैसे वहां संसद दिया था, संसद, तो इसको हम विधान मंडल भी कह सकते हैं। अब ये विधानमंडल कैसे कैसे बनेगा उसको हम तभी बताएंगे, क्यों अभी तो हमारा भाग है जैसे सीएम। अब विधानमंडल भी 2 रूप में रहेगा, एक रहेगा हमारा विधानसभा
वो हम बाद में बताएंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये हम बाद में बताएंगे। केवल हमें राज्य से मतलब, राज्य में कार्यपालिका भी होगी, या वहां संसद शामिल किया गया था, यहाँ विधानमंडल, वहां राष्ट्रपति को शामिल किया गया था, यहाँ राज्यपाल को, वहां सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ एससी होगा, एससी मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, इसे हम राज्य कहेंगे। ठीक, इसको आपको अभी मैं केवल, आप अभी परेशान नहीं होना है, केवल हम सिनेरियो बताते चले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, परेशान ना हो। नोट्स आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, आसानी होगी उसको, बड़े आसानी से जैसे मिलते रहे हैं नोट्स आपको वैसे ही मिलेंगे। अभी आप नोट डाउन नहीं करना, केवल समझना है इसको। अब हम बात करते हैं भाग 7 की। सात, ये भाग अभी हमारे संविधान में कैसा है, निरसित। निरसित, निरसित का मतलब है ये खाली पड़ा है, खाली पड़ा। कब से? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, ठीक है, 1956 में, तभी इसको इसको खाली कर दिया गया, तभी से ये खाली है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये ऐसा कौन सा भाग है जो अभी खाली पड़ा है? वो 7वां है, निरसित पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक। 8वें भाग की बात करें, 8वें में क्या है ये देखिए। 8वें में है संघ, राज्य, क्षेत्र, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश, देखो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहां केंद्र का सीधा सीधा प्रभुत्व होता है, जहां संसद द्वारा कानून बनाकर वहां की सारी कानून व्यवस्था को चलाया जाता है। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ में हमारा विधानसभा है और कुछ में नहीं है। कहाँ पर सीएम बनते हैं, कहाँ पर उपराज्यपाल बनते हैं, कहाँ पे प्रशासक बनते हैं, ये सारा विवरण जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसको पढ़ाएंगे। तो ये एक तरह से क्या है, केंद्र के अधीन में, केंद्र के अधीन राज्य हैं और केंद्र ही यहाँ पे कानून बनाता, मतलब संसद कानून बनाती है, तब यहाँ का कार्य किया जाता है। केंद्र, और केंद्र में मतलब संसद में मतलब राष्ट्रपति द्वारा यहाँ संचालित होते हैं ये राज्य। अब देखिए 8वां हो गया, हम भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायतों का वर्णन है, ठीक है। इसमें क्या है, पंचायतों का वर्णन। ये आपको पंचायतों के बारे में बात करता है, पंचायतों का वर्णन है। उसके बाद इसमें नौका भी है, नौ खा भी है। इसमें जो नौका है, भाग 9 का पूरा लिख दें, भाग 9 का ये है वो स्थानीय स्वशासन, और नौखा है वो सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। स्थानीय स्वशासन का मतलब यहाँ पे नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, जैसे हमने पीछे पढ़ाया है मेयर वगैरह होते हैं जहाँ, ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित है ये वाला बेटर ज्यादा रहेगा। स्थानीय स्वशासन ये नगर पालिका, नगर पालिका है, इसको हटा दो। नगर
पालिकाओं का विवरण। ठीक है। नौका में सहकारी समिति, ये समितियां कुछ ऐसी समितियां होती हैं, सहकारी मतलब सहयोग करने वाली ऐसी संस्थाएं जो भारत सरकार का अब स्वयं से सहयोग करती हैं। बताएंगे इनके बारे में आगे, सहकारी समितियां। अब हम भाग 10 की बात करें तो इसमें क्या है, जो जनजाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का विवरण। मैंने बताया था, याद करो थोड़ा, जब अनुसूची 5 और 6 को पढ़ाया था हमने, उस समय यहाँ पे बात की थी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या होते हैं। मानो किसी क्षेत्र को अनुसूचित सूचित मतलब ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कानून, जैसे किसी राज्य द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा इन क्षेत्रों में, तो वहां पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन क्षेत्रों के लिए कुछ कानून बना सकते हैं। किसके माध्यम से? वहां के जो जिला अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से वहां कुछ कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको दिया गया है भारत में? राष्ट्रपति। वो जिसको चाहे जिस क्षेत्र को वहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ये है हमारा भाग 10। भाग 11 की अगर हम बात करें तो केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक विधायी शक्तियों का। अब विधायी शक्तियां वही हमने जब 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, उसमें 3 प्रकार की सूचियां बताई थी। ठीक, तो उसके तहत जो कार्य बांटे गए, शक्तियां दी गई हैं, उसमें ये इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वर्णन है। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों, विधायी शक्तियों का नहीं, संबंधों का, केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों का वर्णन, संबंधों का के मध्य संबंध, इनको पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं, अनुच्छेद 245 से शुरू हो जाते हैं और 263 तक चलते हैं। आगे हम इनको देखेंगे। भाग 12 की अगर हम बात करें, भाग 12, इसमें क्या है? इसमें है वित्त। वित्त का मतलब होता है पैसे से। आप कोई आयोजन करना चाह रहे हैं या भारत सरकार कोई योजना बनाना चाह रही है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता हो, तो वो पैसा वर्णित है, उसका वर्णन है। वित्त है, संपत्ति है और संविदा है। संविदा, देखो ये संविदा का मतलब होता है जैसे आपको संधि या समझौते के तहत कोई कार्य करना। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारा सुना होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, कह रहे वो संविदा पर जॉब कर रहे हैं। ऐसे ही भारत सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं तो वो संधि और शर्तों के साथ कुछ काम करते हैं, उसे हम कहते हैं संविदा। ठीक है, संविदा। वित्त, संपत्ति, संविदा का वर्णन है। वादों का भी इसमें वर्णन है। वाद मतलब भाई जो हमने केशवानंद भारती वाद का बारे में पढ़ा था, उसका भी वर्णन है। तो ये देखो, वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, इसका वर्णन है। भाग 13, भाग 13 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, किसी राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार करना या वाणिज्यिक गतिविधियां, कोई व्यापारिक गतिविधियां करना, उसका व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधियों के बारे में दिया गया है। व्यापार प्लस वाणिज्यिक
गतिविधियों का वर्ण। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं किसी राज्य में, तो वो किस भाग के तहत आपको प्राप्त है? अनुच्छेद तो अभी हम बाद में देख लेंगे। भाग 13 की, भाग 14 की अगर हम बात करें, इसमें क्या ये है, केंद्र प्लस राज्यों की प्रशासनिक सेवाएं, ठीक है। राज्यों, देखो यही जो यूपीएससी है जिससे आईएएस बनते हैं, और राज्यों में इस यूपीएससी को पीएससी नाम से जाना जाता है। वो यूनियन हो जाता है, ये पीएससी हो जाता है, ठीक है। जैसे पीसीएस अधिकारी, आईएएस, पीसीएस अधिकारी, इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी। तो इनका भी वर्णन किसमें है? भाग 14 में, ठीक है। भाग 14 में है इनका वर्णन। अगला अगर हम भाग देंगे तो इनके सिनेरियो को केवल आपको अभी दिखा रहे हैं, बाद में आपको एक तरफ से पूरा नोट्स मिल जाएगा। 10 मिनट में आप उसको नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छा है। यहां से क्वेश्चन देखो हर एग्जाम में, चाहे पीसीएस का हो चाहे वनडे एग्जाम हो, सारे एग्जामों में पूछा जाता है यहां से। तो आपको धैर्य से इसे अच्छे से समझो और पढ़ो, ठीक है। भाग 15 की बात करें तो इसमें क्या है? निर्वाचन। अब निर्वाचन क्या है, ठीक है। निर्वाचन क्या है मतलब जो निर्वाचन, हमारा निर्वाचन आयोग है, उसके विवरण की बात की गई, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये क्या कराता है? ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद इत्यादि के चुनाव कराता। मतलब जो अच्छे लेवल के चुनाव है वो ये कराता है, केवल स्थानीय सुशासनों को छोड़कर। अब मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया केंद्रीय निर्वाचन आयोग, दूसरा हो जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये क्या कराता है? हमारे जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उनका कार्य कराता है। तो देखो ये निर्वाचन भाग 15 में क्या है? निर्वाचन के बारे में दिया गया है। भाग 16 की बात करें अब हम, भाग 16 की, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ मान लीजिए कोई वर्ग समुदाय है, वो गरीब है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बच्चे हैं, मतलब कुछ ऐसे एक महिला वर्ग है जो बहुत मजदूर वर्ग में आता है और गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसके लिए जो देश की सरकारें हैं कुछ विशेष कार्य कर सकती हैं। वो प्रावधान कहां से दिया गया है? वो 16 में दिया गया है। अब हम भाग, ये कौन सा था? 16। 17 की बात करें, इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। राजभाषा को हम
सॉरी, राजभाषा को हम बता चुके हैं। क्या है राजभाषा, कितनी राजभाषाएं, मूल रूप से कितनी थी, 14, अभी कितनी है, 22। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। पीछे के लेक्चरों में जब हमने अनुसूचियां पढ़ी थी तो वहां पे 8वीं अनुसूची को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया। ये वही राजभाषा है, तो इसके बारे में हम आगे भी इसका प्रत्येक अनुच्छेद पढ़ेंगे और आगे भी इनके बारे में जानेंगे। भाग 18, इसमें क्या है, आपात उपवन। ठीक है, आपात उपवन ये हमारा है भाग 18। ये आपात उपवन ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर ये उपवन लागू हो जाए तो, जैसे राष्ट्रीय आपात लगाया गया, मैं राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 352 की। 352 के तहत ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को देख लो, 356 और एक 360। तो ये वाला है संपूर्ण देश में लगता है, ये वाला एक राज्य विशेष में लगता है, ये वाला भी लगेगा तो संपूर्ण देश या राज्य विशेष में भी लग सकता है, लेकिन अभी तक इस अनुच्छेद वाले का प्रयोग नहीं किया गया है। ये ऐसे आपातकाल होते हैं, मान के चलिए कि अभी पूरे देश में मोदी, मतलब बोले केंद्र में मोदी की सरकार है, अगर ये आपातकाल लग गया 352 वाला, तो वो जो मोदी के पावर है ना, वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएगी। तो इस स्थिति को अभी मोदी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ से राष्ट्रपति जी के हाथ में पावर का चला जाना, यही आपातकाल है। इसको आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। भाग 19, इसमें प्रकीर्ण की बात की गई है। प्रकीर्ण का मतलब है जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में जो लिखा है, संविधान निर्माणकर्ताओं ने जो लिखा है उसका विस्तार। ठीक है, विस्तार को विस्तार करना या विस्तार कराना या विस्तार रूप से उसकी योजनाओं को चलाना, यही है प्रकीर्ण। भाग 19 में भाग 20 यहीं तक आपको देखना है। बाद बाकी का आप लोगों को नोट्स दिया है और बाद बाकी कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो अभी मैं बताते चलेंगे। इसमें क्या है, संविधान संशोधन, मतलब इन सब में हम संशोधन कर सकते, संविधान में संशोधन करना है तो वो प्रक्रिया किसमें है, संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन वो किसमें दिया है, भाग 20 में। अब 21 और 22 बचे हैं, कोई नहीं, अभी बड़ी आसानी से उनको देख लेंगे। ठीक, तो अब देखेंगे हम, आपको यहां से नोट्स बनाना है अच्छे से। इस कैसे नोट्स बनाना है, और जो इंपोर्टेंट होंगे भाग उनको हम टिक करते चलेंगे। उनको आपको हमेशा उंगलियों पर याद रखना है। देखो, मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, 22 है, मैंने बता दिया पहले, लेकिन क्लॉज जोड़ दिए गए। हम इनको बताएंगे कौन कौन से क्लॉज जोड़कर कैसे कैसे ये हुए हैं, 26 उनको बताएंगे। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई, क्लॉज के साथ इनकी संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है। ठीक, तो ये देख लेना। अगला यहां से शुरू होते हैं, यहां से शुरू होते हैं, और यहां से देखिए आप देखें, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्रों का विवरण अभी हमने बताया था आपको। 2 में नागरिकता अभी सब समझा चुके हैं। ये बस आपके नोट्स के लिए हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं, इनको आगे पढ़ाया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये हमने बता दिया है, आसानी से आप नोट डाउन करेंगे। इनके अनुच्छेद ये हमने सारा सब कुछ, देखो कभी कभी तो वो बिल्कुल सीधा सीधा नंबर दे देता है, कभी वो रोमन वाला दे देता है। बहुत से बच्चों को रोमन नहीं आता है, इसीलिए मैंने रोमन में भी इसको लिख दिया है, ये ध्यान रखिए। बहुत से बच्चों को ये रोमन में नहीं आता है तो रोमन भी मैंने लिख दिया है। तो आप बस, आपको केवल नोट्स बनाना है, ठीक है,
नोट्स बनाना। अब देखिए भाग 5 संघ, संघ को मैंने समझाया था। ये देखो 52 से 151 अनुच्छेदों को अब याद नहीं रखना, इसके बाद से आपको अनुच्छेदों को अधिक याद नहीं रखना है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे तब देख लें, ठीक। ये बात यहां तक याद रखना है अनुच्छेदों को, आप यहीं तक ज्यादा पूछता है। अब यहां संघ के बारे में बात की गई है, 6वें में राज्यों के बारे में बात की गई है, ये अनुच्छेद है आपकी। 7वां अभी बहुत अच्छे से बताया, निश्चित पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक, खाली पड़ा हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं बता दिया हमने बहुत अच्छे से, ये तो आपके नोट्स के लिए है, आप नोट्स बनाइए आराम से। पंचायत 9 में बताया था, पंचायत 9 का में नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। यहां अनुच्छेदों की संख्या 16 रहती है और यहां अनुच्छेदों की संख्या 18 रहती है, ठीक। नगर पालिकाएं देखिए, नौखा, नौखा अभी बताई थी आपको, सहकारी समितियां मतलब जो सहयोग से काम करती हैं, सहयोग करती हैं सरकारों, उसे सहकारी, और इनका विवरण कहां से कहां तक है, 243 ZH से 243 ZT तक, ZT तक। 10 ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी पीछे हम भूल गए, उनको अभी बता रहे हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो 11वां है वो क्या कह रहा है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब संबंध क्या है वो हम बाद में बताएंगे, अभी केवल हमें भागों से मतलब है। ये इनके अनुच्छेद हैं। 12वां वित्त, संविदा, संपत्ति, ये हमने बहुत अच्छे से बता दिया आपको क्या होते हैं। भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। लेकिन ये वाला मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वाला भी याद है, अच्छे से रखना है। 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अभी बताएंगे IAS PCS अधिकारी लोग होते हैं उनके बारे, मतलब उनका ही सारा विवरण है। तो इनका अनुच्छेद 308 से ये देख लेना अपना। अधिकरण 14 का हमने नहीं बता पाया था, ये 14 का, ये अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं, अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं, उनका विवरण है 323 का से 323 खा। जैसे नहीं अपन लोग, जैसे न्यायालय में भीड़ बढ़ जाती है तो कुछ न्यायालय अलग से कुछ व्यवस्थाएं कर देता है, उसे हम अर्ध न्यायिक संस्थाएं कहते हैं। किसी तहसील, मान के चलिए किसी तहसील में कोई न्याय करा देना, किसी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से न्याय करा देना, उसे कहते हैं अधिकरण। 15 निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 16 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें याद तो करना ही पड़ेगा, देख लीजिए। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 18वां इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी याद रखना है। मैंने सबके बारे में थोड़ा सिनेरियो बता दिया है, क्या है क्या नहीं है। 19 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मतलब नहीं है, याद रखो तो रखना, लेकिन फिर भी अगर याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। 20 संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोशिश करना याद रखने की। 21 कोई मतलब का नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अस्थायी संक्रमणकालीन उपवन,
ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन, मतलब अचानक से कोई राज्य में या देश में कोई स्थिति ऐसी हो जाती है जिससे अस्थायी कुछ समय के लिए जो कार्य चल रहा है उसे रोकना पड़ जाए, उसे ही कहते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। अब एक भाग बचा 22। ठीक, इसमें क्या है, किसी का संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम है, देश, व्यक्ति विशेष, ये संक्षिप्त नामों से संबंधित है। हमारे देश का नाम क्या होगा, जैसे अभी हमने भाग 1 में पढ़ा भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक, उसी तरह से ये संक्षिप्त विवरण की बात करता है, देश हो या व्यक्ति हो। ये आपके भाग थे जो हमने अच्छे से पहले इनका सिनेरियो देखा, फिर इनको हमने अच्छे से पढ़ा। एक मिनट थोड़ा पीछे रह गया, उसके बारे में और हम बता दें। ये 4 अनुच्छेद भाग, ये वाले जो 4 भाग हैं, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। ये इनके विषय भाग ये हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी कैसे भी पूछे ये आपको याद रखना। उसके बाद ये आप रखना, इतना मत रखना, ये 9 वाला, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। 9 का 9 खा 10, ये हमने बताया था। इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो बस ये आपके एक भागों का सिनेरियो था जो हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर ये अच्छे से समझ में आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों, खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, तो बस आज इतना ही आपके लिए काफ़ी है और ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और जो ऑफलाइन के लिए जो इच्छुक हों वो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, नहीं तो वीडियो तो आपको कंटिन्यू दी जाती रहेंगी। और पुलिस की वैकेंसी अब शायद है जल्दी ही देखने को मिले। आज आरओ और एआरओ के बारे में तो थोड़ा बता दिया गया है कि ये वैकेंसी है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से इसका फॉर्म पड़ना आरंभ हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये पुलिस की वैकेंसी भी जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आप लगे रहिए, मेहनत करिए अच्छे से, और एक वर्दी आपकी जो हमारा टाइटल है उसमें आप भी हिस्सा बनिए। थैंक यू, धन्यवाद।